नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स पर। आई एम एडवोकेट मुकुंद महाजन। आज हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय को समझने जा रहे हैं। कमलकांत मिश्रा बनाम अतिरिक्त कलेक्टर एवं अन्य SLP सिविल नंबर 42786/2025, जिसे माननीय न्यायमूर्ति विक्रमनाथ तथा माननीय न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ द्वारा 12 सितंबर 2025 को सुनाया गया। यह सिर्फ एक सामान्य संपत्ति विवाद नहीं है, यह हमारे समाज में एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाता है: वरिष्ठ नागरिकों का अधिकार, उनकी गरिमा, उनका घर और कानूनी संरक्षण। इस मामले में एक 80 वर्षीय पिता और उनकी 78 वर्षीय पत्नी को लड़ना पड़ा अपने अधिकार के लिए, अपने ही द्वारा खरीदे गए घरों में रहने का, सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चे उन्हें वहां रहने की अनुमति देना नहीं चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय यह दोबारा साबित करता है कि यह कानून बुजुर्ग माता पिता की सुरक्षा और देखभाल के लिए है, और यह दिखाता है कि कानून सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि मानवीय रूप से व्याख्यायित किया जाना चाहिए। पृष्ठभूमि, तथ्यात्मक स्थिति। आइए सबसे पहले तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर एक नजर डालें। याचिकाकर्ता श्री कमलकांत मिश्रा लगभग 80 वर्ष के हैं और उनकी पत्नी लगभग 78 वर्ष की हैं। उनकी 3 संतानें हैं। सबसे बड़ा बेटा, प्रतिवादी संख्या 3, आर्थिक रूप से सक्षम है, बिजनेस चलाता है और अच्छी आर्थिक स्थिति में है। श्री मिश्रा ने मुंबई में 2 अलग-अलग संपत्तियां खरीदी थीं। एक रूम नंबर 6, नगीना यादव चौल, यादव नगर, मुंबई। 2 राजू स्टेट, बंगाली चौल, साकीनाका, मुंबई में एक कमरा। समय के साथ मिश्रा जी और उनकी पत्नी उत्तर प्रदेश चले गए और इन दोनों संपत्तियों को उन्होंने अपने बच्चों को सौंप दिया। लेकिन उनका सबसे बड़ा बेटा दोनों रूमों पर कब्जा कर बैठा और अपनी माता पिता को वहां रहने की अनुमति नहीं दी। खुद को बेदखल महसूस करते हुए दंपत्ति ने 12 जुलाई 2023 को मेंटेनेंस वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 की धारा 22, 23 और 24 के तहत याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने मेंटेनेंस की मांग की और प्रतिवादियों को उनकी संपत्तियों से बेदखल करने का अनुरोध किया। निचली अदालतों में कार्यवाही। अब देखते हैं कि यह मामला विभिन्न कानूनी मंचों में कैसे आगे बढ़ा। 1. मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल। 5 जून 2024 को ट्रिब्यूनल ने मिश्रा जी और उनकी पत्नी की याचिका को स्वीकार किया। ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया कि प्रतिवादियों को दोनों संपत्तियों को खाली करना होगा और मकान का कब्जा याचिकाकर्ताओं को सौंपना होगा। इसके अलावा उसने 3,000 रुपये मासिक मेंटेनेंस भुगतान करने का निर्देश दिया याचिकाकर्ताओं के पक्ष में। 2. अपील प्राधिकरण, ट्रिब्यूनल स्तर। सबसे बड़ा बेटा, प्रतिवादी नंबर 3, ट्रिब्यूनल के फैसले से असंतुष्ट था, इसलिए उसने अपील दायर की। 11 सितंबर 2024 को अपील प्राधिकारी ने उसकी अपील को खारिज कर दिया, जिसका मतलब है कि ट्रिब्यूनल का बेदखली और मेंटेनेंस आदेश पुष्टि किया गया। 3. बॉम्बे हाई कोर्ट। फिर भी असंतुष्ट बेटे ने बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट पिटिशन नंबर 14585/2024 दाखिल की। 25 अप्रैल 2025 को हाई कोर्ट ने उसकी याचिका स्वीकार कर ली। हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए बेदखली और मेंटेनेंस आदेश दोनों को पलट दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात हाई कोर्ट की रीजनिंग यह थी कि प्रतिवादी बेटा स्वयं वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आता है, क्योंकि उसकी जन्मतिथि 4 जुलाई 1964 ने उसे 60 पार करा दिया था। हाई कोर्ट का निष्कर्ष था कि चूंकि वह भी वरिष्ठ नागरिक था, इसलिए ट्रिब्यूनल के पास दूसरे वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति से उसे बेदखल करने का अधिकार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के सामने मुद्दे। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो अदालत के समक्ष कई मौलिक कानूनी प्रश्न खड़े हुए। अदालत को यह विचार करना पड़ा कि 1. क्या अधिनियम के तहत ट्रिब्यूनल को बच्चे या रिश्तेदार को बेदखल करने का अधिकार है, सिर्फ मेंटेनेंस देने का नहीं? 2. वरिष्ठ नागरिक की पहचान किस दिन तय की जानी चाहिए, क्या वह याचिका दायर करने की तिथि हो या कोई बाद की तिथि? 3. इस अधिनियम की व्याख्या कैसे होनी चाहिए, कठोर विधिक दृष्टिकोण से या उद्देश्य उन्मुख पर्पोसिव दृष्टि से, ध्यान में रखकर इसकी कल्याणधर्मिता? 4. भले ट्रिब्यूनल एविक्शन आदेश दे सके,
लेकिन क्या अदालत प्रतिवादी को समय दे ताकि वह आदेश का अनुपालन कर सके? माता पिता के अधिकारों और बेटे की स्थिति के बीच संतुलन कैसे बनाए? सुप्रीम कोर्ट का तर्क एवं टिप्पणियां। यहां वह तर्क और टिप्पणियां हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में दी। कोर्ट ने जोर दिया कि मेंटेनेंस वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 सिर्फ एक सामान्य कानूनी नियम नहीं है, यह एक कल्याण कानून है जिसका मूल उद्देश्य बुजुर्गों की देखभाल और सुरक्षा है। इस कल्याण उद्देश्य की वजह से कोर्ट ने कहा कि अधिनियम की व्याख्या उदार, लिबरल होनी चाहिए ताकि इसका मानवतापूर्ण उद्देश्य पूरी तरह पूरा हो सके, न कि सिर्फ टेक्निकल दृष्टि से। उम्र के सवाल पर कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला। वरिष्ठ नागरिक की स्थिति तय करने के लिए वे दिन गिना जाए जिसमें याचिका ट्रिब्यूनल में दायर की गई थी, यहां 12 जुलाई 2023। उस दिन बेटे, प्रतिवादी नंबर 3, की उम्र 59 वर्ष थी, इसलिए वह वरिष्ठ नागरिक की परिभाषा में शामिल नहीं होता। अदालत ने बेटे की गतिविधियों की तीखी आलोचना की। भले ही वह आर्थिक रूप से सक्षम था, उसने अपनी बुजुर्ग माता पिता को अपनी ही संपत्ति में रहने की अनुमति नहीं दी। ऐसी कार्रवाई, कोर्ट ने कहा, अधिनियम के उद्देश्य, बुजुर्गों की गरिमा और निवास की सुरक्षा, को पूरी तरह विफल करती है। लेकिन अदालत कठोर मात्रात्मक फैसला नहीं करना चाहती थी। उसने मोहलत दी, बेटे को 2 हफ्ते यानी 30 नवंबर 2025 तक समय दिया ताकि वह एक औपचारिक अंडरटेकिंग दे सके कि वह उस तिथि तक संपत्ति खाली कर देगा। इसी दौरान ट्रिब्यूनल का एविक्शन आदेश तुरंत लागू नहीं किया जाएगा, यह समय पालन का मौका देता है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट कहा यदि बेटा समय पर अंडरटेकिंग नहीं देता तो माता पिता तुरंत निष्पादन एग्जीक्यूशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं और उसकी अंतरिम सुरक्षा इंटरिम प्रोटेक्शन स्वचालित रूप से खत्म हो जाएगी। अंतिम निर्णय, न्याय निर्णय। संक्षेप में सुप्रीम कोर्ट ने जो निष्कर्ष निकाला वह यह है। हाई कोर्ट का निर्णय, जिसने ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द किया था, उलट दिया गया। ट्रिब्यूनल का बेदखली आदेश, संपत्तियां खाली करने का, पुनर्स्थापित किया गया और मेंटेनेंस आदेश 3000 रुपये प्रतिमाह भी बहाल किया गया। प्रतिवादी, बेटा, को 30 नवंबर 2025 तक एक अंडरटेकिंग देने का आदेश है कि वह प्रॉपर्टी खाली करेगा। यदि वह समय पर यह अंडरटेकिंग न दे तो बेदखली आदेश तत्काल लागू किया जा सकेगा और उसकी अंतरिम सुरक्षा स्वतः समाप्त हो जाएगी। कानूनी महत्व एवं प्रभाव। यह फैसला गहरी कानूनी और सामाजिक अर्थवत्ता रखता है। आइए इसके प्रमुख निहितार्थ देखें। एक, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा। यह निर्णय पुनः यह पुष्टि करता है कि वरिष्ठ नागरिकों का अधिकार केवल वित्तीय मेंटेनेंस तक सीमित नहीं है। उन्हें अपनी संपत्ति में वापसी का अधिकार है, खासकर जब बच्चे उनकी देखभाल नहीं करते या जब वह उन्हें रहने नहीं देते। कोर्ट की व्याख्या अधिनियम की सुरक्षा भावना को मजबूत करती है। यह अधिनियम बुजुर्गों की गरिमा, निवास और कल्याण सुरक्षित करने के लिए है। 2, उम्र मापदंड पर स्पष्टता। आवेदन की तारीख को उम्र के निर्धारण की आधार तिथि मानकर सुप्रीम कोर्ट ने एक संभावित कानूनी छेद बंद कर दिया है। यदि उम्र बाद में देखी जाती तो बच्चे यह तर्क दे सकते थे कि उन्होंने 60 पार कर लिया है और वे वरिष्ठ नागरिक बन गए हैं, जिससे अधिनियम का संरक्षक उद्देश्य कमजोर हो सकता था। यह स्पष्टता देश भर के ट्रिब्यूनल और अदालतों को यह निर्देश देगी कि अधिनियम में उम्र आधारित अधिकारों का सही और निष्पक्ष तरीके से प्रयोग किया जाए। 3, कल्याण कानूनों की व्याख्या। यह निर्णय एक व्यापक सिद्धांत को दर्शाता है। भारत में वेलफेयर कानूनों, उन कानूनों का जो कमजोर या संवेदनशील समूहों की रक्षा के लिए बने हैं, को उदार दृष्टिकोण से पढ़ना चाहिए, न कि सिर्फ कड़ाई से। ऐसा करने से न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि ये कानून उनके उद्देश्य और भाव के अनुरूप लागू हों, न कि सिर्फ उनकी शब्दावली तक सीमित रह जाए। 4, निष्पादन और सहानुभूति का संतुलन। जबकि कोर्ट ने बेदखली का अधिकार मान लिया है, उसने निष्पादन में मानव सहानुभूति का भी ध्यान रखा। उसने बेटे को अनुपालन के लिए समय दिया। यह दिखाता है कि न्यायालय कानून लागू करने में न सिर्फ सख्ती चाहता है, बल्कि न्याय की प्रक्रिया में इंसानियत को भी महत्व देता है। निष्कर्ष एवं कॉल टू एक्शन। अंत में कमलकांत मिश्रा बनाम अतिरिक्त कलेक्टर एक मील का पत्थर है जो बुजुर्ग माता पिता के कानूनी सुरक्षा कवच को मजबूत करता है।
यह हमें याद दिलाता है कि हमारी न्याय प्रणाली सिर्फ संपत्ति का संरक्षण नहीं करती, यह गरिमा, देखभाल और सम्मान का भी संरक्षण करती है। आपका क्या विचार है? क्या यह फैसला बुजुर्गों की उपेक्षा को कम करेगा? क्या आपको लगता है कि बुजुर्गों की संपत्ति अधिकारों की रक्षा के लिए और मजबूत यांत्रिक मैकेनिज्म होना चाहिए? अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों वाले वीडियो समय पर मिलते रहें। मैं आपको इस चैनल पर विभिन्न कानूनी विषयों पर सटीक, विधिसम्मत और पूरी तरह से शोध आधारित जानकारी प्रदान करने का वचन देता हूं। आपका सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि इस चैनल से जुड़े रहें। चैनल को ज्वाइन करके आप विशेष कानूनी जानकारियां और सदस्यता लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।